रात के मुसाफिर चंदा सदा बता दे, मेरा कसूर क्या है तो फैसला सुना दे। जनवरी 13, 2006, ब्यूनोस एयरीज, अर्जेंटीना, दोपहर के 12:38। पुलिस को एक कॉल आता है कि बैंको रियो नाम के बैंक को लूट लिया गया है। पुलिस बैंक को चारों ओर से घेर लेती है, जिसमें 4 चोर और 23 हॉस्टेजेस होते हैं। सुबह से शाम तक चोरों से नेगोशिएशन करने के बाद शाम के 7 बजे पुलिस बैंक के अंदर घुस जाती है। पूरे 23 हॉस्टेजेस तो जिंदा रेस्क्यू कर लिए जाते हैं, पर बैंक के डिपॉजिट्स में से 150 डिपॉजिट्स का सामान गायब होता है, वर्थ $20 मिलियन। चोर बैंक से पैसा लेकर कहीं बाहर नहीं भागते, बल्कि बैंक के ही अंदर कहीं गायब हो जाते हैं। सेफ्टी बॉक्सेस के आसपास हज़ारों बाल बिखरे होते हैं जो अलग अलग इंसानों के होते हैं, और बैंक के आसपास की सड़कों पे क्रेडिट कार्ड्स बिछे होते हैं जिनको रास्ते चलते लोग उठाकर इस्तेमाल करना भी शुरू कर चुके होते हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी चोर हाथ नहीं आते, और अर्जेंटीनियन मीडिया इसे रॉबरी ऑफ द सेंचुरी का नाम देती है। तो $20 मिलियन की इस घातक मनी हाइस्ट के बाद क्या चोर पकड़े गए या नहीं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। पुलिस ऑफिसर्स के दिमाग में बस यही सवाल चल रहा था कि आखिर 100 पुलिस ऑफिसर्स की निगरानी में ये चोर बच के कैसे निकले। 2006 तक अर्जेंटीना में बैंक रॉबरीज बहुत बढ़ रही थी। 1999 में ऐसे ही एक केस में पुलिस ऑफिसर्स ने ओपन फायर कर दिया, जिसमें एक रॉबर और 2 इनोसेंट लोगों की जान चली गई। इसलिए वो इस केस में किसी भी इनोसेंट इंसान की जान नहीं लेना चाहते थे और रॉबर से धीमे धीमे नेगोशिएशन कर रहे थे। ये भी देखा गया कि चोर काफ़ी अच्छे मिजाज के हैं। जो चोर वॉल्टर के कोड नेम से पुलिस से नेगोशिएट कर रहा था, वो बीच बीच में हॉस्टेजेस को छोड़ता भी जा रहा था। हॉस्टेजेस को भूख लगने पर उसने पुलिस से पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करवाया, और बैंक के एक एम्प्लॉय का बर्थडे होने पर सभी चोरों ने उसके लिए हैप्पी बर्थडे भी गाया। दोपहर के 3:30 पर वॉल्टर ने पुलिस को कॉल लगाकर बोला कि 23 हॉस्टेजेस बहुत भूखे हैं और वो पिज़्ज़ा खाना चाहेंगे, तो 30 लार्ज पेपरोनी पिज़्ज़ा ऑर्डर किए जाएं। पिज़्ज़ा आते साथ ही वॉल्टर कॉल्स उठाना बंद कर देता है और मैसेजेस का रिप्लाई देना भी बंद कर देता है। पुलिस शाम के 7 बजे तक वॉल्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती है, पर अंदर से घंटा रिप्लाई नहीं आता। शाम के 7 बजे पुलिस वॉल्टर से तंग आने के बाद बैंक के अंदर घुस जाती है और देखती है कि वो 23 हॉस्टेजेस को लॉबी, मेजाइन और बेसमेंट कॉन्फ्रेंस रूम में बांध के रखा हुआ है। हॉस्टेजेस को तो जिंदा रेस्क्यू कर लिया जाता है, पर चोरों के कोई सुराख तक नहीं मिलते। रीइंफोर्स्ड स्टील के 400 डिपॉजिट बॉक्सेस में से 143 को तोड़ लिया जाता है और उसके अंदर का माल गायब होता है। पर ये माल लेकर चोर आखिर गए कहाँ, क्योंकि चोर बैंक के बाहर नहीं आते हैं और बैंक में अंदर भी कुछ टूटा फूटा नहीं दिखाई दे रहा होता। ये बैंक शहर के काफ़ी पॉश इलाके में होता है, जिसके आसपास बहुत अमीर लोग रह रहे होते हैं, इसलिए इस बैंक के डिपॉजिट बॉक्सेस में अफराद दौलत होती है। चोर कुछ खासा सुराख छोड़कर नहीं जाते। एक बैटरी पैक, एक टूल जो शायद बॉक्सेस को खोलने के इस्तेमाल में लाया गया होगा, और कुछ टॉय गन्स। पुलिस ये देखकर चौंक जाती है कि चोरों ने रॉबरी बच्चों की खिलौने वाली बंदूकों से की है। इन गन्स के साथ कुछ बाल बिखरे होते हैं और एक नोट भी पड़ा होता है। इन द नेबरहुड ऑफ द रिच पीपल विदाउट वेपन्स और ग्रजेस, इट्स जस्ट मनी नॉट लव। कहानी के पीछे का मास्टरमाइंड फर्नांडो ओराहो। 1999 में अर्जेंटीना में हुई रोमालो बैंक हाइस्ट ने ओराहो पर एक गलत इंप्रेशन डाला था। उसने सोचा, मस्त प्लान है। ओराहो एक पार्टी में सेबेस्टियन गारी का बोल्स्टर से मिलता है और अपना प्लान बताता है कि क्या हो अगर चोर बैंक लूटने के बाद बाहर निकलने की बजाय बैंक के अंदर ही कहीं गायब हो जाएं। गारी का ओराहो का बचपन का दोस्त होता है और वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। उसे मैकेनिकल चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी रहती है और वो बचपन से इंजन्स पे काम करता आ रहा होता है। ओराहो की लाइफ बोल्स्टर की लाइफ से काफ़ी अलग होती है। ओराहो एक मार्शल आर्ट्स टीचर होता है और अपने फ्री समय में मैरुआना की खेती करता है। ओराहो का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ होता है। वो पूरे समय गांजे के नशे में रहता है और अपने घर की खिड़की दरवाज़ा बंद करके अंधेरे में पड़ा रहता है। ओराहो दिन रात टीवी पर डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज़ और ऐसी रियल लाइफ हाइस्ट स्टोरीज़ के बारे में देखता और सुनता है, जिन्हें ऑब्जर्व करके वो चोरों की मिस्टेक्स निकालता रहता है। सन 2004 ओराहो एक प्लान बनाता है और वो अपने दोस्त बोल्स्टर को कांटेक्ट करता है ताकि वो उसकी मैकेनिकल स्किल्स का इस्तेमाल कर सके। बोल्स्टर ओराहो से कहता है कि बैंक को लूटना ईजी नहीं होगा, क्योंकि वो बैंक में काफ़ी समय तक काम कर चुका है और बैंक की सिक्योरिटी के बारे में पूरी तरीके से जानता है। बोल्स्टर के मन में बैंक्स को लेकर काफ़ी गुस्सा होता है, क्योंकि पास्ट में आई अर्जेंटीना की इकोनॉमिक क्राइसिस में अर्जेंटीनियन बैंक्स क्रैश हो जाते हैं और उसके दादा और पापा का पूरा पैसा डूब जाता है। ओराहो बोल्स्टर को समझाता है कि इस हाइस्ट में हम किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट जो हम वेपन्स यूज़ करेंगे वो भी बच्चों के खिलौने होंगे। बोल्स्टर इस बात को सुन के ओराहो के साथ रॉबरी के लिए तैयार हो जाता है। ब्यूनोस एयरीज का वेदर काफ़ी टेम्परामेंटल था। इस सिटी में आए दिन तूफान आया करते थे, जिसकी वजह से इस सिटी में बहुत सारे स्टॉर्म ड्रेन्स बने हुए थे। ये सारी की सारी नालियाँ डायरेक्ट नदी में जाकर मिलती थी।
चोरों ने मिलकर ये सोचा कि जो स्टॉर्म ड्रेन बैंक के सबसे करीब होगा हम उससे सुरंग खोदना शुरू करेंगे और बैंक की सबसे करीबी दीवार तक ले जाएंगे। पर बैंक्स में रात को रॉबरी करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बैंक्स का नाइट टाइम रॉबरी अलार्म सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो इन चोरों के दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया आया, क्यों ना दिन दिहाड़े डकैती करी जाए। दिन में सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस के सामने लगे अलार्म्स एक्टिव नहीं होते क्योंकि उस वक्त बैंक में लोग खचाखच भरे हुए होते हैं। ओराहो का प्लान था कि एक सक्सेसफुल रॉबरी करने के लिए हम एक फ़ेक रॉबरी करेंगे, एक फ़ेक रॉबरी जो ऊपर की मंजिल में चल रही होगी और तभी हम बेसमेंट से सारा माल लेके गायब हो जाएंगे। इस काम को अंजाम देने के लिए ओराहो और बोल्स्टर ने कुछ मंजे हुए अपराधियों की लिस्ट छांटी। उनको मिला डॉग जो कि एक एक्सपीरियंस्ड बैंक रॉबर था और पास्ट में भी काफ़ी बैंक लूट चुका। इस अपराध में शामिल होने वाला दूसरा बंदा था बेटो, जिसका असली नाम रूबन एल्बर्तो डेला टोरे था, जो डॉग का एसोसिएट था। ये दोनों लोग फॉर्मर अर्जेंटीनियन ग्रुप ऑफ आर्म्ड बैंक रॉबर्स का हिस्सा थे, जिस ग्रुप को सुपर बैंडा के नाम से भी जाना जाता था। ओराहो ने एक फिक्सर और एक गेट अवे ड्राइवर को भी अपने क्रू में जोड़ा। साथ ही क्रू का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी एक फाइनेंसर लुइस मारियो वितेते सेलानिस, जो उरुग्वे का एक पुराना रिटायर्ड चोर था और जिसके पास अफराद पैसा था। उसने इस ऑपरेशन में इन्वेस्टमेंट किया। कितने का इन्वेस्टमेंट? $1,00,000 का, जो इस ऑपरेशन में लगने वाले इक्विपमेंट, चीज़ों को खरीदने और कुछ ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के इस्तेमाल में आने वाला था। बोल्स्टर को एक तरीका निकालना था जिससे वो बैंक के सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस को तोड़ सके, और वो भी बिना शोर किए। तो बोल्स्टर ने बैंको रियो में अपना अकाउंट खोल लिया। इसने सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस में अपना कुछ पैसा जमा किया और बॉक्सेस के ब्रांड का नेम नोट कर लिया। कंपनी से उन बॉक्सेस को घर पर ऑर्डर किया और उन बॉक्सेस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। कुछ समय मेहनत करने के बाद बोल्स्टर ने एक ऐसा स्पेशल जैक हैमर बना लिया जो कि बॉक्सेस को तोड़ सकता था बिना कोई आवाज़ किए। इस जैक हैमर को टुकड़ों में बैंक के अंदर ले जाया जा सकता था और वहाँ रीअसेंबल करके इस्तेमाल में लिया जा सकता था। इन लोगों का प्लान था कि ये बैंक से पैसा लेकर एक सुरंग से भागेंगे और नाली से होते हुए फरार हो जाएंगे। पर एक प्रॉब्लम थी, उस स्टॉर्म ड्रेन का वाटर लेवल बहुत कम था जिसमें कोई नाव चल नहीं सकती थी। नाव में पैसा लेकर भागने के लिए उस नाली के अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी का मौजूद होना ज़रूरी था। तो आपको यकीन नहीं होगा कि बोल्स्टर ने घर में ही एक पोर्टेबल डैम बना डाला। एक ऐसा डैम जिसको इसने बनाया अपनी शॉप में, पर स्टॉर्म ड्रेन में जाकर रीअसेंबल कर दिया इस तरीके से कि बरसात का पानी कई दिनों तक उस नाली में इकट्ठा होता रहा और कुछ समय में वाटर लेवल इतना हो गया कि आसानी से उस पर नाव चलाई जा सकती हो। मॉर्निंग ऑफ द हाइस्ट, सभी 7 अपराधी कॉफ़ी पर मिलते हैं और प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारी करते हैं। बोल्स्टर को काम दिया जाता है कि वो सुरंग के रास्ते बैंक की सबसे करीबी दीवार तक पहुंचे। जूलियन को काम दिया जाता है कि वो सीवर लाइन के ढक्कन के ऊपर अपनी गेट अवे कार लेकर रेडी रहे। जय हिंद दोस्तों। वितेते और लुइस को काम दिया जाता है कि वो एक कार को चुरा के बैंक के गैराज में जाकर खड़ा कर दें। वहीं बचे हुए लोग एक दूसरी कार को चुरा के उसे बैंक के सामने खड़ा करेंगे और बैंक में घुसकर डायरेक्ट रॉबरी करना शुरू कर देंगे। बेटो और डॉग सबसे पहले मंकी कैप लगा के बैंक के अंदर घुस जाते हैं, बच्चों की कुछ टॉय गन्स लेके। इसमें बेटो तो वाकई में अपने 9 साल के बच्चे की टॉय गन चुरा के लाया होता है। ये लोग बैंक के अंदर जाकर अपना हाथ उठाते हैं और गन वेव करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते बैंक के सभी कर्मचारी डर से ज़मीन पर लेट जाते हैं। प्लान काम कर जाता है। तभी बाहर खड़ी कार में बैठा प्लान का मास्टरमाइंड ओराहो बैंक में अपनी विलेन वाली एंट्री मारता है। ओराहो एक तीसरी चुराई हुई कार को बैंक के बाहर इस तरीके से छोड़ता है जिससे पुलिस को वो गेट अवे कार लगे। बेसबॉल कैप लगा के, मास्क पहन के, थोड़ा सच धज के ओराहो बैंक के अंदर घुसता है। तब तक बोल्स्टर भी टनल के एंड तक पहुंच चुका होता है और नीचे बैठकर इंतजार करता है। बेटो ऊपर की फ्लोर में सभी हॉस्टेजेस को बंदी बनाकर रखता है। तभी डॉग बेसमेंट में जाके बैंक की दीवार तोड़ देता है और बोल्स्टर को अंदर कर लेता है। वितेते अपना नाम बदल के वॉल्टर रख लेता है ताकि वो पुलिस से उसी नाम से डील कर सके। सभी चोर मिलकर ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि पुलिस को लगे चोरों को बैंक लूटने के दौरान रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। वितेते ऊपर बैंक रॉबरी का नकली नाटक करता रहता है जिससे बेसमेंट में हो रही असली रॉबरी छुपाई जा सके। वितेते थोड़े थोड़े समय में कुछ हॉस्टेजेस को भी रिलीज़ करता रहता है जिससे पुलिस को लगे कि वो इस फाइट में आगे हैं और धीमे धीमे वो नेगोशिएशन से ही सारे हॉस्टेजेस को रेस्क्यू कर लेंगे, जिसमें बोल्स्टर को काफ़ी समय मिल जाता है और वो अपना जैक हैमर बेसमेंट में ही रीअसेंबल कर लेता है और 1.5 घंटे के अंदर 143 बॉक्सेस खोल डालता है। ओराहो से सिग्नल मिलते ही वितेते पुलिस को 30 पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा देता है और सभी हॉस्टेजेस को इशारा करता है जो हिलेगा वो मारा जाएगा। हॉस्टेजेस डर के मारे हिलते नहीं हैं और सभी अपराधी बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। बेटो, बोल्स्टर और वितेते बैग्स में सारा माल भरने में बिजी रहते हैं। तभी ओराहो और डॉग ब्लीच स्प्रे करके सभी जगह से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा देते हैं। बैंक रॉबरी के दौरान किसी भी अपराधी का बाल बैंक में कहीं गिर ना गया हो, इस वजह से वो लोग हज़ारों बालों के गुच्छे जो वो बार बार शॉप से उठा के लाए होते हैं उसे बैंक में बिखरा देते हैं। सारा माल लेके वो बैंक की उसी टूटी दीवार से एस्केप करते हैं जिससे बोल्स्टर अंदर घुसा था और उसे बैंक के कैबिनेट के पीछे छुपा देते हैं जिससे दीवार का वो छेद ना दिखे। जैसे ही वो सारा माल लेकर अपनी बोट पर बैठते हैं तो पता नहीं क्या होता है, बोट की मोटर काम करना बंद कर देती है। बट ओराहो बहुत चालाक होता है, इसलिए वो बोल्स्टर को पहले से पैडल्स लाने के लिए भी कहता है।
वो चप्पू चलाते हुए उस नाली में 10 ब्लॉक दूर एक सीवर लाइन के ढक्कन के नीचे पहुंचते हैं। इसके ऊपर उनका आदमी गेट अवे कार लेकर बैठा होता है। ये लोग पहले ही उस सीवर के ढक्कन में एक पुलिस सिस्टम फिट कर लेते हैं और उसे टेस्ट भी कर चुके होते हैं, जिससे सभी लोगों को और माल को ऊपर उठा लिया जाता है। इस कार से ये लोग तुरंत अपने घर पहुंच जाते हैं और टीवी चालू करते हैं। टीवी पर मीडिया अभी भी कवरेज दे रही होती है कि पुलिस ने बैंक को घेर लिया है और सभी अपराधी अंदर हैं, और ये खुद की मनी हाइस्ट को ही टीवी पर लाइव देख रहे होते हैं। पुलिस सोचती है कि अपराधी अभी भी बैंक के अंदर हैं और हॉस्टेजेस को बंदी बनाए हुए हैं, बल्कि अपराधी तो खुद ही की मनी हाइस्ट देख रहे होते हैं। और साथ ही साथ ये लोग वो पिज़्ज़ा भी लेकर आते हैं जो इन्होंने पुलिस से ऑर्डर करवाया था, और उसे खा रहे होते हैं। ओराहो जानता था कि बैंक से क्रेडिट कार्ड्स चुराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको कैंसिल किया जा सकता है और जहां पर भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको ट्रेस भी किया जा सकता है। तो ये एक अक्लमंदी का काम करता है और सभी क्रेडिट कार्ड्स चुरा के ले आता है। अपने सभी अपराधी दोस्तों को ये क्रेडिट कार्ड्स बांटता है और कहता है इसे शहर की अलग अलग दिशाओं में फैला दो। शहर की सड़कों पर क्रेडिट कार्ड्स बिक जाते हैं और रास्ते में आने जाने वाले लोग इन्हें उठाकर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इससे पुलिस की मुसीबत 1000 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि जहाँ पर भी ट्रांजैक्शन होता है पुलिस उस इंसान को पकड़ लेती है, पर उस इंसान ने तो क्रेडिट कार्ड सड़क से उठाया था। साथ ही अपराधी को ट्रेस करने के लिए कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं होता और हज़ारों लोगों के बालों के गुच्छे में ये केस भी उलझ के रह जाता है। बैंक के बेसमेंट और बाहर खड़ी तीनों कार जिससे अपराधी ने इस हाइस्ट को अंजाम दिया था, उनका नंबर ट्रेस करने पर पता चलता है कि ये कार तो पहले से चुराई हुई होती है और ये किसी दूसरे बंदे की होती है। तो उस कार का इस्तेमाल करके भी असली अपराधी तक नहीं पहुँचा जा सकता। तो इतनी परफेक्ट हाइस्ट के बाद भी हमें कहानी पता कैसे चली? परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। बेटो जब सारा पैसा लेकर अपने घर जाता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि वो एक बैंक लूट कर आया है। कुछ दिनों बाद रिलेशनशिप में झंझट के कारण उसकी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड अपनी बेस्ट फ्रेंड से बेटो के बारे में बताती है कि वो एक चोर है। बेस्ट फ्रेंड पूछती है क्या उसने तुम्हारा दिल चुराया? तो ये बोल देती है नहीं, बैंक चुराया। यहीं लड़की से लड़की, औरत से औरत, पूरे मोहल्ले और शहर में बात फैल जाती है। एक दिन बेटो रास्ते में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में जा रहा होता है, तभी पुलिस उसे रोक के अरेस्ट कर लेती है। गर्लफ्रेंड से पूछताछ करती है और वो सब पोक देती है, एक एक आदमी का नाम जो बेटो के साथ काम कर रहा था। धीमे धीमे करके पुलिस सभी अपराधियों को ट्रेस कर लेती है और इतनी परफेक्ट मनी हाइस्ट भी एक फेलियर साबित होती है। मेरा कसूर क्या है, तो फैसला सुना दे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि आप एक परफेक्ट मनी हाइस्ट कर सकते हो, या कोई क्राइम परफेक्ट होता है? अगर कोई प्लान है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने सभी चोर डकैत दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। घंटा बजाना मत भूलना ताकि आप मिस ना कर दो कोई अगली कहानी मेरी ज़ुबानी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इंटेलेक्चुअल।